Hello everyone. Today we are going to start a chapter called Life Process. Sorry for the late videos because I am having my exams, so I am not able to put these videos, but I will regularly try to do it now. So in this chapter Life Process, what we're going to study is हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? लाइफ प्रोसेस बेसिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सारी प्रोसेसेस होती हैं जो कि उसको लाइफ या जीवन देती हैं. ठीक है, तो वो सारी प्रक्रिया जो कि किसी भी इंसान को कोई भी ऑर्गेनिज्म को जीवन प्रदान करती हैं, उसको जीने उसको उसकी लाइफ को कंटिन्यू करती हैं, मेंटेन करती हैं, उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए क्या क्या चाहिए? उसे एनर्जी तो चाहिए. ठीक है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. ठीक है, कोई भी काम करना है, अगर जीना है, जितने भी कोई भी अपने जीवन लाइफ में जो भी चीज़ें उसे करनी है, उसके लिए क्या चाहिए? उसे एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क, जो कि उसे चाहिए. ये एनर्जी उसे कहाँ से मिलेगी? ये एनर्जी उसे अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलेगी, फ्रॉम फूड. तो फूड वो जब लेगा, the intake of food and its utilization is called nutrition. तो पहली हमारी जो लाइफ प्रोसेस हो गई है वो हो गई है न्यूट्रिशन. अब जब हमने फूड का इंटेक कर लिया, फूड हमारी बॉडी में इंटर हो गया, तो इसका क्या होगा? इसका ब्रेक डाउन होगा. ब्रेक डाउन करेंगे इसका, और क्या रिलीज़ करेंगे इसमें से? इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज़ करेंगे. और इस ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन. तो ये होगी हमारी सेकेंड लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन. अब ये एनर्जी जो है वो हमारी पूरी बॉडी में, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े हैं, हमारी बॉडी बहुत मल्टी सेलर है, हमारी पूरी बॉडी में मूव करेगी. इस पूरे मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन. तो ये थर्ड प्रोसेस हो जाती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. और क्योंकि इतनी सारी प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रही हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन दोनों आती हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल और बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनका हमारी बॉडी से रिमूवल होना है. तो उसके लिए होगी प्रोसेस एक्सक्रीशन. तो देखिए, आपने एक बात नोटिस करी होगी, इन सभी प्रोसेसेस के पीछे ION आ रहा है, और जहाँ पर भी ION आ जाता है, इसका मतलब वो एक प्रोसेस है. आयन नहीं है ये. रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ये सब प्रोसेसेस हैं. बट हम लोग रिप्रोडक्शन को हम लोग इस लाइफ प्रोसेस में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रिप्रोडक्शन जो है लाइफ के लिए ज़रूरी है. किसी भी इंसान को जीने के लिए ये 4 प्रोसेसेस चाहिए. इनमें से अगर कोई भी 4 में से कोई भी एक भी एब्सेंट होगी, तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस हैं जो वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ देती हैं, उसको लिविंग बनाती हैं. ठीक है, तो let us quickly go through the first process, that is nutrition. All right, okay. तो देखिए, टॉपिक्स क्या क्या हैं इस चैप्टर में. देखिए, ये जो है एक नोट्स हैं. दिस इज़ नॉट NCERT दिस टाइम, ये नोट्स हैं. इन नोट्स को आप यहाँ से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लेकर पढ़िए, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आप NCERT पढ़ेंगे, बिकॉज ये NCERT के ही शॉर्ट नोट्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, बिकॉज न्यूट्रिशन तो हमने देख ही लिया है क्या है. फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है. तो न्यूट्रिशन में एक तो ऑटोट्रॉफिक है और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक. तो ये सारा हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पर कवर करेंगे. उसके बाद हम लोग हेटेरोट्रॉफिक से जुड़ी हुई चीज़ें कवर करेंगे.
ठीक है, जिसमें हम रॉ मटेरियल्स देखेंगे और फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होती है। तो रॉ मटेरियल देखेंगे, उसके साइड देखेंगे कहाँ पर होती है, मेन इवेंट्स देखेंगे, और हम देखेंगे स्टोमेटा जो है वो कैसे इसमें रोल प्ले करता है इस पूरी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस में। फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कि कैसे वो लोग ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, फिर न्यूट्रिशन क्या होती है, ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे खाना जो है हम लोग ऑब्टेन करते हैं, हम लोग अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो कैसे कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रोफोस मतलब न्यूट्रिशन। तो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है अपने खाने के लिए औरों पे डिपेंड करते हैं, उनको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। तो ये अदर्स एंड ट्रॉफिक। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन। ऑल देखिए, ये जो इंट्रोडक्शन ये लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन दी हुई है। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। तो लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमें जीवन देती हैं। ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव और परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाती है लिखने के लिए, तो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन कि all the processes like respiration, digestion, which together keep the living organism live and perform the job of body maintenance are called life process। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। फर्स्ट हमारी जो प्रोसेस है उस पर, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन एनिमल्स। तो देखिए, दो ही मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, बहुत सिंपल। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन टॉपिक है हमारा, और दो ही मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। वैसे तो और भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड देन अदर्स आर लाइक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। बट वी आर ब्रॉडली क्लासीफाइंग न्यूट्रिशन, हम लोग उसको ब्रॉडली क्लासीफाई कर रहे हैं टू ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक को हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे इनटू सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो देखिए, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, दे मेक देयर ओन फूड एंड दे ईट एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये जो है, ये दिस इज पार्ट ऑफ, लेट मी जस्ट सी फर्स्ट। ओके, ये जो है वो जो ईट एनिमल्स फॉर देयर फूड जो है, ये कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के लिए लिखा हुआ है। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट जो हैं वो इंसेक्ट्स भी खाते हैं। ठीक है, ईट एनिमल्स फॉर देयर फूड। दूसरे एनिमल्स में हम देखें तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। हमें ये बात पता है, बहुत बेसिक सी चीज़ होती है। प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और एनिमल जो हैं वो औरों पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, ऑलराइट। तो नाउ व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? It is a kind of nutrition in which organic materials like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में जो प्रोसेस होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग रॉ मटेरियल, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और इसमें मोस्टली क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स ग्रीन होते हैं, उनके पास वो ऑर्गन्स होते हैं, या वो प्लांट के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस या खाना बनाने में हेल्प करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज किचन्स ऑफ प्लांट। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल से वो लोग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस
बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन CO2, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 और वाटर को लेते हैं, एज वी ऑल नो, ठीक है। और क्या करते हैं उसको, एंड वाटर एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रोसेस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ से भी लिख सकते हैं। क्या है कि भाई हम लोग रॉ मटेरियल लेंगे बाहर से, क्या क्या रॉ मटेरियल है हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है, जो कि हमारे क्या है, सब रॉ मटेरियल्स हैं। उससे क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट इज़ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज सिंप्लीफाइड फॉर्म है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, लेकिन बनता तो है स्टार्टिंग में सिंपल मॉलिक्यूल, और उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है इसके अंदर। ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर की स्प्लिटिंग से रिलीज़ होती है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वाटर जब स्प्लिट होता है तो इसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। ये देखिए, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उसमें दो चीज़ें हैं, CO2 है और वाटर है। तो अगर क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकती है कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, इन दोनों में से ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन नहीं आती है। तो ये भी यहाँ पर हमें याद रखना पड़ेगा। और इनके कॉम्बिनेशन से क्या मिल रहा है हम लोगों को, हमें ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है, सिंपल। ऑलराइट, तो देखिए, तो ये हमारी इक्वेशन भी हो गई। इक्वेशन जो है हमने समझ ली है, इसको एक बैलेंस फॉर्म में हमें इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, 6, 12 और 6, 6, ठीक है। देख लीजिए, 6, 12, और यहाँ पर कुछ नहीं है इसके ऊपर कोएफिशिएंट, 6 और 6। तो 6 की टेबल से ही सब कुछ याद हो जाएगा। 6 आप लोग ऐसे कर सकते हो, 6, 12, 1, 6, 6, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि आप कोएफिशिएंट याद कर सकते हो, ठीक है। तो रिमेंबर दिस इक्वेशन अलॉन्ग विद इट्स कोएफिशिएंट्स, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि दे डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर द कोएफिशिएंट्स। फिर है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए हमें फोटोसिंथेसिस के लिए, तो एज वी ऑल नो कि हमने देख लिया डेफिनेशन में कि क्या क्या चाहिए। सनलाइट तो चाहिए ही, क्लोरोफिल ऑब्वियसली चाहिए बिकॉज इसमें क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इट्स अ फैक्ट्री फॉर प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड। CO2 एंड वाटर, ठीक है, ये हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। सो इट इज़ इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है। क्लोरोफिल जो है एब्जॉर्ब द सनलाइट, ठीक है। तो क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, बिकॉज दे हैव फोटो एब्जॉर्बिंग मटीरियल। CO2 इंटर्स थ्रू स्टोमेटा, कहाँ से आती है, स्टोमेटा से आती है। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज बाय एज अ बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा इन ऑन लीफ। तो स्टोमेटा क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो स्टोमेटा होते क्या हैं, देखिए, लीफ की सरफेस के ऊपर टाइनी पोर्स को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। CO2 को दिन के टाइम पे CO2 को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना, ठीक है। ऑलराइट, और लास्ट है वाटर। वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर टेकन बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। तो स्टोमेटा जो है वो गैसेस एक्सचेंज का काम कर रहा है। तो रूट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही हैं, ठीक है। तो वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स भी इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे रॉ मटेरियल्स हमने देख लिए। अब देखते हैं हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रही है। तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस जो होती है वो लीव्स में होती है, क्योंकि लीव्स में ही क्लोरोफिल होता है, और लीव्स में ही सारी जो आपके क्लोरोप्लास्ट है वो भी उसी में प्रेजेंट है, ठीक है। Some cells contain green pigment which are cell organelles called chloroplast, which have cell organelle called chloroplast which contain chlorophyll. तो जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है वहीं पर ही साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। साइट मतलब जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो जगह जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो यहाँ पर NCERT में भी ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है, तो प्लीज़ गो थ्रू दिस डायग्राम। दिस इज़ नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी इसमें बस आपको क्या दिया हुआ है, आपको मेनली यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। फिर क्या है, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या इवेंट्स हमारे फोटोसिंथेसिस में होते हैं,
ठीक है। तो मेजर 3 इवेंट्स हैं और हमें तीनों ही याद रखने हैं। मैंने याद करवाने के लिए निमोनिक बनाया था आप लोगों के लिए। निमोनिक है ACR, ठीक है। तो AC और R। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। तो लाइट जो है पहले तो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। देखिए, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो लाइट क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करेगी, सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, और लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वेयर डज विच कंपाउंड या विच पिगमेंट helps in absorption of sunlight, तो द आंसर इज क्लोरोफिल। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा। फिर क्या होगा? सी से क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या होगा? जो लाइट है वो क्या होगी? वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको स्प्लिट भी होना है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा? रिडक्शन ऑफ होगा CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और क्या बनेगी? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। अब एज यू नो रिडक्शन होता क्या है? व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हमें भी पता है। तो अब जब CO2 जो है वो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 बनेगा। तो इससे क्या हमें मिलेगा? वी कैन सी कि इसमें देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का तो रिमूवल नहीं, बल्कि किसका? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो ईजी है कि भाई हाइड्रोजन का एडिशन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो ACR, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, सनलाइट एब्जॉर्ब की जाएगी, ठीक है। सनलाइट एब्जॉर्ब की जाएगी और उसके बाद कन्वर्जन में क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि लाइट एनर्जी के थ्रू ही हो रहा है। एनर्जी से ही वाटर जो है स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। और लास्ट क्या? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट में। तो ACR, ठीक है। स्टोमेटा क्या होते हैं? अब इसी में हम लोग स्टोमेटा पढ़ लेते हैं, बिकॉज स्टोमेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रहे हैं। स्टोमेटा जो है वो टाइनी पोर्स हैं, जैसे हमने पढ़ लिया है, प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स एंड दे हेल्प इन मेनली गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा लिखा हुआ है। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 एंड CO2, ऑल्सो लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन, जो कि हमें याद रखनी है। क्या नाम है? ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ या द लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। लॉस ऑफ एक्सेस वाटर बाय प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो भी प्लांट की बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी जो रूट एब्जॉर्ब कर लेती हैं ऊपर, जिसका लॉस हो जाता है लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, उसे ही हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ट्रांसपिरेशन हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है प्लांट्स का, उसमें ट्रांसपिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वी विल सी इट लेटर। अब आते हैं हम लोग किस पे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे प्लांट जो है अपनी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब हम लोग एनिमल्स पे आते हैं विच आर डूइंग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। सो द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms do not possess the ability to synthesize their own food, they depend on autotrophs for their food supply directly or indirectly, is called heterotrophic nutrition। तो वो organisms जो कि क्या करते हैं, अपनी जो खाना एनर्जी ऑब्टेन करने की जो जो प्रोसेस है उसके लिए औरों पे डिपेंड करते हैं और अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एनिमल्स एंड फंगाई। तो ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरी है पैरासाइटिक, तीसरी है सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म, देखिए होलो मतलब होल, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? पूरे खाने को, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो होल मटेरियल को
इनटेक करता है और उसको इनटेक करने के बाद उसे अंदर ब्रेक डाउन करता है और उसे यूटिलाइज करता है। तो खाने को वो लोग अंदर लेंगे, ठीक है, थ्रू देयर माउथ, एंड आफ्टर टेकिंग इन दे विल डाइजेस्ट इट एंड देन दे विल यूटिलाइज इट, ठीक है। दूसरा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो डेड एंड डीकिंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। तो क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ जो है वो सड़ रही है, ठीक है, वो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करेंगे, उस सड़ी हुई चीज़ पे जाकर और केमिकल रिलीज करेंगे, उसे और सड़ाएंगे और क्या करेंगे, उसे एब्जॉर्ब करेंगे। जो सड़ा हुआ जो लिक्विड उसमें से रिलीज़ होगा या जो भी उसमें से न्यूट्रिटिव फ्लूइड रिलीज़ होगा उसको वो लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो सैप्रोफाइटिक जो है अपना काम ऐसे करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली खाने को इनटेक करके अंदर डाइजेस्ट नहीं करते, वो लोग बाहर ही डाइजेस्टेड फूड बाहर ही करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फूड को, उसमें केमिकल रिलीज करके और उसके बाद उसे एब्जॉर्ब करते हैं। लास्ट जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों के ऊपर रहकर उनसे खाना ऑब्टेन करते हैं। उनका जो, जैसे कि आपको पता है कि इंसान के ऊपर भी पैरासाइट रहते हैं, जो जुएँ होते हैं वो भी एक तरह से पैरासाइट्स होते हैं, बेड बग्स होते हैं वो भी पैरासाइट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग्स और बफेलोज, उनके ऊपर भी छोटे छोटे कीड़े रहते हैं कभी कभी, टिक्स एंड माइट्स, वो भी क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके की न्यूट्रिशन हो गई। देयर इज़ ऑल्सो वन मोर जो मैंने पढ़ाई है, आई डोंट नो कि वो इसमें लिखी हुई है कि नहीं, लेट मी सी। नहीं, ये इसमें नहीं लिखी हुई है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो होती है वो, अच्छा, इसमें कैस्क्यूटा जो प्लांट है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। कैस्क्यूटा प्लांट जो होता है वो क्या करता है, वो एक प्लांट पैरासाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैस्क्यूटा, बिकॉज कैस्क्यूटा जो होता है वो अमर बेल बोलते हैं इसको हिंदी में, और ये जो होता है वो प्लांट्स के ऊपर उग जाता है और वहाँ पर उनको वहाँ पर ट्रबल कॉज करता है उनके ऊपर ग्रो करके, कैस्क्यूटा, ठीक है, अमर बेल। तो जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, मोस्टली फंगाई जो होते हैं वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। और हम लोग ह्यूमन बींग्स भी क्या हैं, हम लोग होलोजोइक हैं। अमीबा इज ऑल्सो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अमीबा भी क्या करता है, सिंगल सेलर होने के बाद भी वो फंगाई की तरह बिहेव नहीं करता, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। वो खाने को पूरा बाहर से इनटेक करेगा, फूड वैक्यूल क्रिएट करेगा, फूड वैक्यूल क्रिएट करने के बाद उसमें डाइजेशन होगी और फिर खाने को बाहर रिलीज़ करेगा। तो ये सारे काम एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा सारा परफॉर्म करता है, ठीक है। देन पैरासाइटिक में याद रखना है हम लोग कैस्क्यूटा एंड टिक्स। टिक्स जो होते हैं वो जानवरों के ऊपर छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं उनको ही हम टिक्स बोलते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे कि कैसे जो है न्यूट्रिशन ऑब्टेन की जाती है। तो सिंगल सेलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक अमीबा का एग्जाम्पल लिया जा रहा है यहाँ पर। अमीबा कैसे अपना खाना जो है ऑब्टेन करता है, मैंने आपको अभी भी बताया था कि कैसे ऑब्टेन करता है, बट स्टिल लेट मी डू इट अगेन। अमीबा एक सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। उसके वो क्या करता है, उसके पास क्या होती हैं, उसके पास फॉल्स फीट होते हैं जिनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, बहुत मोटाइल होते हैं। जैसे ही जो अमीबा है खाने को इनकाउंटर करता है, क्या करता है, जब खाना उसके पास आता है तो वो अपने सूडोपोडिया को मूव कर कर उस खाने को इनगल्फ कर लेता है। जब खाना इनगल्फ हो जाता है तो फिर वो जो अमीबा है वो उसको पूरा कवर कर लेगा और उसके ऊपर एक फूड वैक्यूल क्रिएट कर लेता है। फूड वैक्यूल असली में डाइजेस्टिव वैक्यूल होते हैं जो कि एक तरह से अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह फंक्शन करते हैं। इन फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होगा, अब एंजाइम्स रिलीज होंगे। एंजाइम्स मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि इस खाने के ऊपर एक्ट करेंगे और इसमें से सारे न्यूट्रिटिव चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो देखो एंजाइम्स क्या होते हैं, मैं बता दूं आप लोगों को। एंजाइम्स जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये बायोलॉजी के कैटलिस्ट होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। तो जब ये एंजाइम किसी भी चीज़ पे गिरते हैं तो वो उस प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। तो एंजाइम जब यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, ये जो फूड है उसका ब्रेकडाउन जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा और उसमें से क्या रिलीज़ होगा, जो भी न्यूट्रिशन जो होगा वो अमीबा एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपनी छोटी सी जो बॉडी है उनकी यूनिसेलुलर बॉडी, उसमें पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करेंगे। और जब खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, उसमें सारा वेस्ट मटेरियल रह जाएगा, तो उसको फिर
बाहर रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम यहाँ पर बताया गया, स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है कि कैसे अमीबा अपना खाना जो है ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है। पहले फूड पार्टिकल अंदर जाएगा स्यूडोपोडिया के थ्रू, और फिर फूड वैक्यूल बनेगा, और फिर डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा रिटन फॉर्म में दिया हुआ है। अमीबा स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या करेंगे, अब स्यूडोपोडिया होता क्या है, दिस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। उनके सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। स्यूडोपोडिया के थ्रू वो फूड को कैप्चर करते हैं, उसको फूड को अंदर लेते हैं और फूड वैक्यूल फॉर्म करते हैं। वहाँ पर क्या होगी, डाइजेशन होगी फूड की फूड वैक्यूल के अंदर। फिर डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन का मतलब तो एज यू नो, देखो जब चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं तो फिर, क्योंकि देखो ये यूनिसेलर अमीबा है। ठीक है, अमीबा के अंदर खाना जो है डाइजेस्ट हो गया और यहाँ पर सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है वो अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर नहीं है। तो क्या होगा, अमीबा के अंदर डायरेक्टली न्यूट्रिशन की मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगी, और इसी सिंपल प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जब कोई भी चीज़ अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है उसे ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू जो है अमीबा अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अमीबा क्या करता है, उसको सरफेस पे वो मूव करा के उसे बाहर की तरफ रास्ता दिखा देता है कि जस्ट दिस इज़ द एग्जिट गेट, सो जस्ट यहाँ से निकल जाइए। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है अमीबा के अंदर। अब एक और ऑर्गेनिज्म होता है पैरामेशियम, उसको भी यहाँ पर हमें देखना है। ठीक है, तो पैरामेशियम जो होता है वो क्या होता है, पैरामेशियम के ऊपर बेसिकली वो अमीबा की तरह ही काम करता है, बट ये एक फूड शेप ऑर्गेनिज्म है, एकदम जूते के जैसे होता है, शू शेप ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो शू शेप ऑर्गेनिज्म होता है, और इसके पास एक पर्टिकुलर मतलब जगह होती है जहाँ पर ये खाने को इंगल्फ करता है। ये नहीं कि किसी भी बॉडी से के पार्ट से उसको इंगल्फ कर ले, एक पर्टिकुलर जगह पे ही इंगल्फ करता है। तो उसके पास उसकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर लाइक सीलिया होते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ कॉल सीलिया होते हैं, मतलब बहुत ही बाल की तरह होते हैं। और जैसे जहाँ पर भी उसे खाना दिखेगा वो उसे उसको पकड़ लेंगे, वो हेयर जो है उसे पकड़ लेंगे, और मूवमेंट के थ्रू क्या करेंगे, वो उसको इसी जगह पर लेकर आएंगे, यहीं से इनटेक होगा फूड का। अमीबा की तरह नहीं कि भाई किसी भी जगह से इंटर कर लेंगे, यहीं से ही स्पेसिफिक स्पॉट से ही उसे वो इनटेक करते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है हम लोगों को पैरामेशियम के बारे में। तो अमीबा एंड पैरामेशियम आर द टू एग्जाम्पल जो कि हमने अभी डिस्कस किए। दोनों ही होलोजोइक न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये लोग खाने को इनटेक करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं आगे हम लोग कि न्यूट्रिशन जो है उसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं। बेसिक प्रोसेस जो हैं हमारे अंदर भी होती हैं और बाकी ऑर्गेनिज्म में भी होती हैं। ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि क्या होता है। Different organisms utilize different nutritional process as it depends upon the source of carbon from which the food is taken. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग प्रोसेस को मतलब करते हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी कार्बन का जो सोर्स है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सब लोग रोटी से ही ऑब्टेन करें कार्बोहाइड्रेट्स को। प्रोटीन्स वाली चीज़ों से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, साथ में वो लोग सैप्रोफाइटिक जिसे हमने देखा सड़ी गली चीज़ों से भी ऑब्टेन कर सकते हैं वो लोग। चावल में भी प्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, तो अलग अलग जगह से वो लोग कार्बन के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब तो लेकिन ये जो प्रोसेस जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये सारी प्रोसेस सब में कॉमन होते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे प्रोसेस ज़रूर होंगे। पहला होगा प्रोसेस इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, खाने को अंदर लेना, इनटेक ऑफ फूड करना। फिर होगा प्रोसेस डाइजेशन, मतलब खाने को पचाना। खाना जब पच गया तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब खाना जो है बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी। फिर उसका एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी उसे यूटिलाइज करेगी। फिर क्या होगा, इजेशन होगा, मतलब बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस। ये सारी प्रोसेस जो होती हैं वो एक ऑर्गेनिज्म में ज़रूर होती हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करने के लिए ये सारी प्रोसेस को यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो क्या क्या है एक बार जल्दी से बोलेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो IDAAE। ठीक है, IDAAE, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन।
तो कैसे याद रखना है? बस सिंपली याद रखना है कि भाई खाने को कैसे हम इनटेक करते हैं, उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम एसिमिलेट करते हैं, बॉडी उसे यूटिलाइज करती है और उसे इजेस्ट करती है, इजेशन कर देती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, देखिए ये जो प्रोसेस है, मैं आपको बता दूं एक और चीज़ कि ये प्रोसेस हमारी नॉलेज में भी यूज़ होता है। जैसे ये तो सिर्फ हम खाने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सेम चीज़ हम लोग अपनी पढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब आप पढ़ाई करेंगे तो क्या कर रहे हैं? आप नॉलेज को इंजेस्ट कर रहे हैं। फिर जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आप उसे मतलब अच्छे से एक बार पढ़ेंगे तो उसे आप डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको समझ समझ के पढ़ रहे हैं तो आप उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं। फिर जब आप उसको रिवाइज करें तो आप उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको उसको पूरे नॉलेज को आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर जब आपने उसको पूरा एब्जॉर्ब करके उसको अपनी 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 पूरी अच्छे से समझ को बना लिया है, उसको एकदम अपनी विजडम में उसको आप ले गए तो आप उसको एसिमुलेट कर रहे हैं। फिर जब आप उसको लिख के आ रहे हैं एग्जाम में तो आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप निकाल रहे हैं, आप उसको एग्जाम में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सेम चीज़ आप अपनी नॉलेज में भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप पढ़ाई इस तरह से करो कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाए। आप जब उसे डाइजेस्ट करके, एब्जॉर्ब करके, एसिमुलेट करके जब आप एग्ज़ाम में लिख कर आओ तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो दिस वॉज माई मैसेज टू दिस प्रोसेस। अब देखते हैं कि भाई कि ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को एज वी नो डाइजेस्टिव सिस्टम देखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है डाइजेस्टिव सिस्टम, but I think this video is becoming longer, so I'll continue this video in the next part. So see you till then. Please do like, subscribe my channel because subscribers are not increasing. Please share it with your friends and also help them with their board preparation.